हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आज इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पूरी तरीके से प्री के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड पूरे ये लेक्चर्स होंगे और ये स्पेशली आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी 2024 के मेंस में और साथ में प्रीलिम्स भी, और साथ में आपके लिए यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ एआरओ का एग्जाम्स हो आपका मेंस के लिए। और इसके साथ आप अदर स्टेट के पीसीएस, चाहे वो उत्तराखंड हो या बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी पीसीएस के लिए मेंस ओरिएंटेड ये पूरे लेक्चर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम 3rd लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स को कंपाइल किया गया है, जिसमें बहुत ही स्टैंडर्ड बुक और कोचिंग और साथ में जो सेलेक्टेड टॉपर्स हैं उनके भी नोट्स को कंपाइल किया गया है, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया समझ विकसित हो रही है। जिसमें 2 क्लासेस में आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत सारी क्वेरीज भी आप लोगों की आने को मिली और साथ में आप लोगों की डिमांड है कि सर इसके 2 सब्जेक्ट लगभग लेके चलिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी मेंस को तैयार कर सके। तो बिल्कुल मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको होली की छुट्टियों के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिले डेली, जिसमें सेकंड सब्जेक्ट हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। और अभी हम लोग ये हैंड रिटन नोट्स को कवर कर रहे हैं, जो कि मेंस ओरिएंटेड पूरी तरीके से आप देख सकते हो, डायग्राम बेसिस, हर एक पॉइंट पिन पॉइंटेड चीजें, उसके क्या इफेक्ट हैं, सारी चीजें। और इसके बाद हम लोग एक मॉडल आंसर भी तैयार करेंगे, जिससे आप मॉडल आंसर के बेस पे अपनी चीजों को और मजबूत कर लेंगे। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप लोग, बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ भी हमें मिल जाती, तो नो डाउट देखिए पीडीएफ जो है कि आपकी मिलेगी, लेकिन इसकी ये पीडीएफ पेड है और बहुत ही कम प्राइस में पेड रखी गई है, जिसके लिए वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा। आप वहां पर आप मैसेज करेंगे तो वहां पर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, सारे पेमेंट प्रोसेस को आपको बता दिया जाएगा, आप उसे फॉलो करके ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इवन की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ की रिगार्डिंग मिल जाएगी वहां पे। और अब हम लोग शुरू करते हैं, जबकि लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अर्थ मूवमेंट पे आके इस लेक्चर को रोका था। मैंने बताया था कि पृथ्वी भी मूवमेंट करती है और मूवमेंट किसी भी वस्तु में अगर होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फोर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि पृथ्वी के इंटरनल फोर्स की बात कर रहे थे, तो आंतरिक परतों में भी एक बल लगता है और एक होता है एक्सटर्नल परतों में भी बल लगता है। लेकिन अभी हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को कोई भी काम नहीं किया, जिसमें आंधी, तूफान, चक्रवात या फिर आच्छादन, ये सभी चीजें आती हैं। लेकिन हमने मेन फोकस किया इंटरनल फोर्सेस पे, जिसको हम लोग एंडोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं, अंतर्जनित भू संचलन, यानी पृथ्वी के अंदर की जो स्थिति है उसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है। अब पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पे हो सकती है, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, ये सारी चीजें जो है मूवमेंट करती हैं। तो इसमें जो बल लगता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन बल के भी टाइप्स होते हैं। एक इंटेंसिटी के बेस पे होता है कि या तो कम इंटेंसिटी होगी, लो इंटेंसिटी, या फिर हाई इंटेंसिटी होगी। लो इंटेंसिटी क्या होती है, एक दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टाइम इफेक्ट छोड़ती है, लेकिन इसको रियलिटी में महसूस नहीं किया जाता, जिसको हम लोग कम तीव्रता वाले को डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, इट मींस की पटल विरूपण संचलन कहते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, नदी घाटियां हो गई या फिर रिफ्ट वैली हो गई, पठार हो गए, पर्वत हो गए, इनका जो विकास हो रहा होता है। आज जो हम पर्वत या पहाड़ देख रहे होते हैं या पठार देख रहे होते हैं, चोटियां देख रहे होते हैं, ये 2 दिन या साल 2 साल में नहीं निर्मित होते। इसमें एक बहुत लंबा समय लगता है, करोड़ों वर्षों का, जो धीरे धीरे अपना अंदर ही अंदर जो है कि मूवमेंट होता रहता है और स्लो स्लो प्रोसेस से कुछ एक नई स्ट्रक्चर तैयार होता है। नेक्स्ट होता है एक सेकंड होता है, जिसमें हाई इंटेंसिटी होती है, जो कि एक सडन मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसको महसूस भी किया जा सकता है, लेकिन ये अल्पकालिक होता है। अगर ये बहुत लंबे समय तक रहेगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय होगा, क्षति होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें भूकंप को देख सकते हैं। जो अर्थक्वेक आता है वो मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मिनट या 5 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से होता है, और उसी में इतनी तेज इंटेंसिटी से आता है कि 6 या 5.5 के ऊपर अगर उसकी स्केलिंग रहती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, रोडें फट जाती हैं, उबड़ खाबड़ हो जाती हैं, हाईवे, ब्रिज वगैरह सारी चीजें टूट जाती हैं और इस वजह से काफी नुकसान होता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, यानी कि कह सकते हो विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म जो होता है पटल विरूपण संचलन,
तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पूरी क्लासेस को कवर कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां से आप आंसर राइटिंग को लिखने में एक अपनी स्किल को सही कर पाएंगे। इन क्लासेस से आपका जब बेस मजबूत हो जाएगा, स्पेशली उन बच्चों को बहुत बेनिफिशियल होगा जो कहीं भी फीस लेकर या किसी महंगी कोचिंग में आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये पीडीएफ्स और ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसके बाद आप मॉडल आंसर जब मैं कराऊंगा आफ्टर 4 to 5 मंथ्स के बाद, तो आप लोग इस चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ लिख पाएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे पटल विरूपण संचलन। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, कुछ बेसिक चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है कि पटल विरूपण संचलन जो होता है वो स्पेशली लो इंटेंसिटी का होता है, साथ में ये फील नहीं होता, यानी कि महसूस या तो नगण्य के रूप में होता है, बहुत ही कम, और इसके प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। तो पटल विरूपण संचलन में भी आप देखोगे कि 3 प्रकार के संचलन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान देना कि अर्थ मूवमेंट में आपको कैटेगराइजेशन जो हो रहा है, जो वर्गीकरण हो रहा है, उसको आपको अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट के तौर पे स्थिर रखना है। जैसे सबसे पहले हमने बात की कि बल के आधार पे, तो भाई बल के कारण एक एंडोजेनेटिक फोर्स था, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स है, यानी इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स में भी हम लोगों ने लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी की बात की। लो इंटेंसिटी को हमने पटल विरूपण संचलन का, और इसमें भी 3 कैटेगरी देखने को मिलती है, जहां से आपकी नॉलेज और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। सबसे पहले इसमें आता है आपका विवर्तनिकी संचलन, जिसको हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस टेक्टोनिक मूवमेंट के माध्यम से आपके पर्वत, पठार, मैदान जैसी स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, आगे हम आपको टेक्टोनिक जो विवर्तनिकी संचलन है यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना अभी याद रखना है कि जितने भी पर्वत होते हैं, माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गए, प्लेन्स हो गए, मैदान वगैरह हो गए, इनका जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं टेक्टोनिक मूवमेंट के माध्यम से होता है, जिसमें आपकी जो प्लेटें होती हैं, जिनके बीच में कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, या पैरेलल जो मूवमेंट्स होते हैं, अर्थात अभिसारी, अपसारी, समानांतर जो मूवमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से इसमें पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण होता है, अर्थात स्थल स्वरूपों का निर्माण विवर्तनिकी संचलन से होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, तो जो सेकंड वाला होता है उसको हम लोग आइसोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि समस्थैतिक संचलन कहते हैं। अब समस्थैतिक में अगर आप इन वर्ड को ध्यान दो, तो ध्यान देना कि सम का मतलब होता है समांतर, अर्थात कह सकते हो कि अपनी पुरानी अवस्था को तुरंत प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है। तो पृथ्वी भी तो अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। और ऐसा क्यों होता है कि हम पुरानी अवस्था से और नई अवस्था में क्या चेंजेस देखते हैं? जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जाती है, या फिर किसी भी प्रकार की जो क्षति होती है, जो आप पहाड़ों को खोद खोद के रास्ते बनाते हो, कॉरिडोर्स बनाते हो, चाहे वो हिमालय में देख लो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में देखो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो, या दुनिया के और भी क्षेत्रों में, दुनिया के और भी देशों में देख सकते हो, जहां पे प्रकृति को काट काट के आपने एक नए ट्रांजिट पास बनाए, रास्ते बनाए हैं, या फिर नदियों के जो है कि बहाव में परिवर्तन किया, बांध लगा के वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन वहां पे नदियों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस वजह से प्रकृति भी अपनी पुरानी अवस्था में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक आइसोस्टैटिक मूवमेंट करती है, जिसको आइसोस्टेसी कहा जाता है। इट मींस कि संतुलन की दिशा या संतुलन की दशा, यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे हम कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपना संतुलन करने की आवश्यकता होती है, दिमागी हालत की, शारीरिक हालत की, मानसिक हालत की, हर तरीके की स्थिति में एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो पृथ्वी भी अपनी जो पुरानी अवस्था होती है, जो उसके लिए बहुत ही फेवरेबल होती है कंडीशन, उसको वो दोबारा प्राप्त करना चाहती है। अगर मैं कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग इज द नॉट, मतलब कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है पृथ्वी में परिवर्तन का, तो हम क्या चाहेंगे कि इस परिवर्तन को वापस किया जाए, अर्थात पृथ्वी को अपनी पुरानी अवस्था दी जाए। तो पृथ्वी भी इसके लिए लगातार प्रयास करती है। तो इसी को कहा जाता है संतुलन की दशा प्राप्त करना, जिसमें क्या होता है, बाह्य कारकों के प्रभाव से पृथ्वी सतह पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। वो बाह्य कारक कौन से? अगर आप इस टॉपिक को और इस लेक्चर को अगर बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तो मैं कह सकता हूं कि आपका प्रीलिम्स में ओरिएंटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और जब ये बेसिक समझ आपकी विकसित हो जाएगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर, तो आपकी जो बाह्य संरचना होगी, बाह्य परत पे आधारित जब चंद्रमा, सूर्य और तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जेट स्ट्रीम, इन सभी का जब हम अध्ययन कर रहे होंगे, तो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसका आप प्रयोग कर सकोगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूँ एक प्रश्न है मेंस ओरिएंटेड कि भाई पर्वत निर्माण प्रक्रिया के बारे में आप संक्षिप्त वर्णन दीजिए।
लीजिए। तो पर्वत निर्माण प्रक्रिया में एक कीवर्ड्स आप हमेशा यूज करोगे कि पर्वत का निर्माण पटल विरूपण संचलन के माध्यम से विवर्तनिकी संचलन द्वारा होता है। तो ये दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं ना, पटल विरूपण संचलन और विवर्तनिकी। ये कीवर्ड्स आप कब याद कर पाओगे, इन कीवर्ड्स का मतलब आप कब समझोगे, जब इन लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं कहूं कि आपने इससे पहले कभी इन शब्दों को नहीं सुना तो आपको नहीं समझ में आएगा पटल क्या होता है, विरूपण क्या होता है, संचलन क्या होता है या विवर्तनिकी क्या होती है। तो ये सब चीजें लेक्चर्स आप जब समझे रहोगे तभी आगे चल के आप मेंस में अच्छे से लिख पाओगे। तो मैं बता रहा था कि बाह्य कारकों, अब बाह्य कारक में क्या होता है, प्रकृति अपने कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती, बल्कि बाह्य कारक में जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, या जो माइनिंग होती है, खनन वगैरह किया जाता है कोयले के लिए या कोई भी और भी खनिजों के लिए, या फिर आप देखोगे ट्रांजिट पास बनाया जाता है जिसके लिए पर्वतों को, पहाड़ों को काटा जाता है, सुरंग तैयार की जाती है। इन बाह्य कारक से पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें एक असंतुलन पैदा होता है, और उस असंतुलन को दोबारा संतुलित करने के लिए पृथ्वी के द्वारा एक समस्थैतिक संचलन का कार्य किया जाता है इस आइसोस्टैटिक मूवमेंट के लिए। तो समस्थैतिक संचलन द्वारा पुनः संतुलन की दशा प्राप्त की जाती है पृथ्वी के द्वारा। इज इट क्लियर? अब यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे कि मान लीजिए कोई एक पर्वत था, लेकिन आपने जो है कि उस पर्वत को काट के इस तरीके का कर दिया, ठीक है, और ये दोबारा पृथ्वी के द्वारा अंदर से बल लगाया जा रहा है आंतरिक रूप से अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जिससे ये धीरे धीरे पर्वत और ऊपर उठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि आपने यहां तक का एक पर्वत था कोई, और आपने उसे बीच में से काट दिया, और वो काटने के बाद कैसा हो गया पर्वत, अब कुछ इस तरीके का हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्वत को काट दिया। तो पृथ्वी अंदर से एक बल लगाएगी, पटल विरूपण संचलन, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है कि थोड़ी सी और ऊपर बढ़ेगी, अर्थात यहां पे क्या बनेगा, एक तरीके से जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वो फिर से तैयार होगा। तो यानी पुनः संतुलन की स्थिति प्राप्त करेगी। लेकिन जब इसी प्रकार का संतुलन महासागरों या वाटर बॉडीज में या समुद्रों में देखने को मिलता है तो उसे हम सुस्थैतिक संचलन कहते हैं, यानी यूस्टैटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। आइसोस्टैटिक कहां पे होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, यानी स्थल मंडल पर होता है। लेकिन सुस्थैतिक जो संतुलन होता है, जो मतलब कि यूस्टैटिक मूवमेंट होता है, ये संतुलन की दिशा से संबंधित है, लेकिन ये महासागर में संपन्न होती है, अर्थात वाटर बॉडीज में भी संपन्न होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्टिविटी जो होती है, आप खनिज तेलों का संशोधन कर रहे होते हो, ड्रिलिंग कर रहे होते हो, जिससे जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, समुद्री इकोसिस्टम होता है, ये भी कोलैप्स होता है, उसमें जो कटक वगैरह पाए जाते हैं, ये सारी चीजें नुकसान में आती हैं, और इस वजह से पृथ्वी उन्हें पुनः उसी स्थिति में वापस आने के लिए प्रयास करती है। जब संचलन करती है तो उसे हम कहते हैं सुस्थैतिक संचलन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है, आइसोस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, यूस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो विवर्तनिकी संचलन से आपको पर्वत पठार मैदान देखने को मिलता है, और अगर कोई भी असंतुलन दोबारा होता है बाह्य कारक की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो उस संतुलन को दोबारा प्राप्त करने के लिए जो मूवमेंट किया जाता है पृथ्वी के द्वारा, उसे आइसोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, समस्थैतिक संचलन। और अगर यही मूवमेंट या यही जो संतुलन अगर महासागरों में प्राप्त किया जाता है तो उसे हम यूस्टैटिक मूवमेंट या सुस्थैतिक संचलन भी कहते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने ये तीनों ही प्रकार के जो मूवमेंट थे वो आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीजों में बैलेंस कर रही है पृथ्वी। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका जो है कि बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। उनको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के साथ साथ एक दूसरे की इंटरलिंकिंग देखनी पड़ती है। अब जैसे इंटरलिंकिंग में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखोगे कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के अंतर्गत आप उन चीजों पे फोकस करोगे जो पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाओं के बाद बड़े बड़े स्तर पे पर्वत पठार मैदान बन रहे हैं, तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि बाह्य कारकों के प्रभाव से जो भी चीजें बिगड़ रही हैं पृथ्वी पे या कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है, तो इस चीज को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि बाहरी प्रकार से या बाह्य प्रभाव जो कारक होते हैं जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, इससे कहीं ना कहीं पृथ्वी की बाहरी परत भी बिगड़ती है। और जब हम समुद्र के अंतर या महासागर के अंतर्गत जो है कि हम संतुलन को पढ़ेंगे तो उसको हम ओशिनोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये तीनों ही ग्राफी जो होती है, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, तो इन्हीं तीन चीजों के अंतर्गत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं पूरे के पूरे, जिसमें साथ में आप अगर मैपिंग की क्लास कर रहे होते हैं तो और भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जिसको मैं ऑलरेडी एटलस मैप की क्लास को चला रहा हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्टोनिक मूवमेंट की बात करेंगे, जिसको हम लोग विवर्तनिकी संचलन करते हैं। अब देखिए तीन प्रकार की चीजें आती हैं, तीन प्रकार की चीजें आपको आती हैं।
आप देखोगे कि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर जो भी संचलन हो रहा है वो बल के आधार पे हो रहा है। अगर मैं कहूं कि फोर्स के आधार, पहले मैंने कहा कि पृथ्वी में संचलन क्यों होता है, क्योंकि फोर्स के आधार पे होता है। फिर मैंने ये भी कहा कि फोर्स के आधार पे कैसे, या तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में हो रहा है जिसको हम लोग एंडोजेनेटिक कह रहे हैं, एक पृथ्वी के बाहरी परतों में हो रहा है जिसको हम लोग एक्सोजेनेटिक कह रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया टाइप से। फिर हमने पढ़ा था कि आखिर बल की तीव्रता कैसी है, यानी लो इंटेंसिटी है या हाई इंटेंसिटी। तो एंडोजेनेटिक में भी हमने दो पार्ट पढ़ लिए कि जिसमें एक था लो इंटेंसिटी और एक था आपका हाई इंटेंसिटी, ठीक है, जिसमें भूकंप वगैरह था। अब यहां पर हमने तीव्रता के बाद अब एक और चीज पढ़ रहे हैं कि बल की दिशा क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है? सदिश राशि, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हम अगर किसी पे बल लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं, तो बल की दिशा के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि दिशा के आधार पे दो तरीके की दिशा हो सकती है। एक तो दिशा होती है आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा, यानी कि ऊपर से नीचे बल लगना या नीचे से ऊपर बल लगना। लेकिन एक दूसरी दिशा होती है जिसको हम लोग क्षैतिज दिशा कहते हैं, यानी कि जिस तरीके से आपको लगेगा कि वेस्ट टू ईस्ट बल लगेगा या फिर ईस्ट टू वेस्ट बल लग सकता है। तो ये दिशा के आधार पर भी आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हम टेक्टोनिक मूवमेंट तक आ चुके हैं, जो कि एक तरीके से विवर्तनिकी संचलन है, जिसमें बल की जो डायरेक्शंस है उसके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कह देते हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई और एक आपकी क्षैतिज दिशा हो गई। अब यहां से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि भारत के अंतर्गत या दुनिया के किसी भी देश में अगर पर्वत का निर्माण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अगर वहां पे कोई महाद्वीपीय पठार का निर्माण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, स्थल खंड का निर्माण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या कोस्टल एरिया जो होता है तटीय मैदान, इसका भी अगर निर्माण हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और इस टॉपिक से मैं कहता हूं कि आपको कई बार पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किए होंगे यूपीपीसीएस के या यूपीएससी के या फिर और भी अदर स्टेट के, तो यहां पर यह प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं महादेश जनक संचलन। इसका नाम ही यही कहा जाता है, महादेश जनक संचलन, जिसको इंग्लिश में अगर आप याद कर लेते चाहोगे तो एपिरोजेनिक, ध्यान देना, एपिरोजेनिक मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपिरोजेनिक, यानी महादेश जनक संचलन। और इसके अंतर्गत आपको क्या विस्तार देखने को मिलेगा? इसके अंतर्गत आपको कॉन्टिनेंट पर विस्तार देखने को मिलेगा, यानी एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, जिसमें विस्तार आपको अप एंड डाउन की कंडीशन में दिखेगा, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि उत्थान या निर्गमन जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर अवतलन या निमज्जन भी कई बार कहा जाता है, ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, दो अलग अलग लोकेशन होती है जिसका निर्माण कहीं ना कहीं महादेश जनक संचलन बल से होता है, एपिरोजेनिक मूवमेंट में। उत्थान का मतलब किसी चीज का उदय हो जाना, निर्गमन का मतलब या निमज्जन का मतलब निर्गमन का मतलब होता है अर्थात इमरजेंस या अपलिफ्टमेंट होना। दूसरी कंडीशन आती है आपकी निमज्जन होना, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी? निमज्जन होना। तो अभी हमें सारा का सारा फोकस रखना होगा आपको ऊर्ध्वाधर दिशा के अंतर्गत, यानी आपको या तो एक चीज नीचे धंसती हुई दिखेगी या फिर एक चीज ऊपर उठती हुई दिखेगी, जिसमें आप देखोगे कि अपलिफ्टमेंट या इमरजेंस भी इसे हम कह सकते हैं। दूसरी जगह आप अवतलन या निमज्जन का मतलब होता है नीचे की ओर आने, यानी कि सब्सिडेंस या सबमर्जेंस कहते हैं, यानी किसी चीज का नीचे ढक जाना। अब यहां पर आप देखोगे उत्थान को इंग्लिश में अपलिफ्टमेंट कहते हैं, निर्गमन को आपको क्या कहते हैं? निर्गमन को या इसको हम लोग इमरजेंस कहते हैं, यानी किसी चीज के उदय होना, उत्पत्ति होना। तो अगर आप देखोगे कि ये आपका स्थल खंड है, ठीक है, यहां से लेके अगर आप देखोगे ये स्थल खंड तक है। अगर स्थल खंड के पास कोई चीज ऊपर उठती है तो उसे हम कह देते हैं पठार, लेकिन वो पठार महाद्वीप पर है, महासागर पे नहीं है, बल्कि वो पठार महाद्वीप पर है, इसलिए उसे हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं। लेकिन अगर वही उठा हुआ एरिया, उठा हुआ हिस्सा अगर कोस्टल एरिया के पास है, तटीय मैदान के पास है या समुद्र के किनारे है, तो हम उसे कहते हैं तटीय मैदान। तट तो है, किसका तट है? समुद्र का तट है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र पर है, यानी अभी स्थल खंड पर ही है, इसलिए हम इसे तटीय मैदान कहते हैं। तो आपने ये चीज समझ ली कि जो तटीय मैदान होते हैं, कोस्टल रीजन, जहां पे समुद्र का पानी भी होता है और तट का एरिया भी होता है, जहां पे स्थल खंड भी होता है, तो इसको हम लोग इमरजेंस कहते हैं या निर्गमन कहते हैं। और वहीं पे अपलिफ्टमेंट यानी स्थल खंड के पास अगर कोई उठे हुए क्षेत्रफल है, जिसे हम लोग पठार कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल पठार कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटू कह देते हैं, ये होता है आपका अपलिफ्टमेंट। और ये दोनों ही चीजें किससे हो गई? ये दोनों ही चीजों की उत्पत्ति हुई है महादेश जनक संचलन यानी एपिरोजेनिक। तो अगर आपसे कहे कि मैं कहूं कि प्रायद्वीपीय पठार की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? कि उसके लिए कहीं ना कहीं अंदर से पृथ्वी के द्वारा कोई बल लगाया गया जो ऊर्ध्वाधर दिशा में था। अब यहां पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर,
आप गलत बता रहे हो। प्रायद्वीपीय पठार का उत्थान तो बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है, बेसाल्टिक लावा से हुआ है, अर्थात कि जो ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी। लेकिन वो ज्वालामुखी की क्रिया भी मेरे दोस्तों हुई तो पृथ्वी के आंतरिक परतों में ही होती। आंतरिक परतों में किसी प्रकार का बल लगा होगा तभी तो ज्वालामुखी प्रक्रिया बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद उसने पठार बना दिए बेसाल्ट के। तो इट मीन्स कि आपने देखा वहां पे अपलिफ्टमेंट देखा। लेकिन वहीं कोस्टल जितने भी रीजन है, जितने भी बॉम्बे हो गया, कर्नाटक में हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, केरल में हो गया, तो ये सभी के सभी कोस्टल रीजन भी इसी से डेवलप हुए। लेकिन वहीं इसका दूसरा पार्ट भी अगर हम देखें, अवतलन या निमज्जन की बात करेंगे। अवतलन या निमज्जन का मतलब होता है सब्सिडेंस या सबमर्जेंस, अर्थात किसी भी चीज का नीचे की ओर धंसना। धंसने की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे किसी चीज का नीचे की ओर धंसने का मतलब हो गया, ये आपका स्थल खंड है। ये आपका स्थल खंड है कि नहीं है? बिल्कुल। यहीं पर तो अभी ये चीज ऊपर उठी थी तो हमने इसे पठार कह दिया। लेकिन यही चीज जब किसी वजह से नीचे की ओर धंस जाती है तो इसे हम लोग सबसिडेंस यानी अवतलन कहते हैं। इट मीन्स कि इसे हम महाद्वीपीय बेसिन के रूप में कह सकते हैं। महाद्वीपीय बेसिन कह सकते हो, या कभी कभी कुछ बुकों में आपको महाद्वीपीय घाटी भी देखने को मिलती है। हालांकि घाटी और बेसिन में अंतर होता है। घाटी क्या होती है? गहरी होती, पतली होती, लंबी होती है, मतलब बहुत ही गहरी होती है लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत पतली होती है। लेकिन बेसिन क्या होता है? आप इस तरीके का अपने घरों में वॉश बेसिन देखते होगे जिसमें आप ब्रश वगैरह करते होगे, फेस वॉश करते होगे, तो इसमें देखोगे इसकी लंबाई जो है कि कम होती है, यानी कि लंबाई कम होती है, चौड़ाई लेकिन अधिक होती है। इस तरीके से चौड़ाई अधिक होती है और इसकी गहराई भी कम होती है। अर्थात बेसिन की एक सबसे खास बात है कि इसकी गहराई कम होती है, चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है। ये वाला एरिया ज्यादा होता है चौड़ाई, और जबकि इसकी गहराई जो है कि कम होती है। समझ में आ गई ये बात? तो गहराई इसकी कम हो गई लेकिन चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है। और अगर मैं घाटी की बात करूं तो घाटी कुछ इस तरीके से होती है जिसकी ये लंबाई तो अधिक होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। तो इसीलिए आपने ये देखा कि जो भी जगह पे महाद्वीपीय बेसिन आपको देखने को मिलते हैं महाद्वीप के तट पे, उसे हम लोग अवतलन कहते हैं यानी सबसिडेंस कहते हैं। और अगर वही तटीय मैदान, या जहां पे हम कह सकते हैं कि अगर वो तटीय मैदान, या जिसे हम कह सकते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि जल में समाहित हो जाता है, अर्थात यहाँ पे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है या समुद्र का पानी बढ़ जाता है, तो यही तट आपका डूब जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। ये वाला तट जो डूबा हुआ है, यहाँ पे देखो ये डेड डस्ट दिया हुआ है। हालांकि ये पीडीएफ में आपको प्रॉपर दिखेगा, पीडीएफ आप लोग परचेस कर सकते हो। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो वहां से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और अदर सब्जेक्ट्स की भी आप वहां पे परचेस कर सकते हो। तो ये होता है आपका सबमर्जेंस यानी कि निमज्जन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने जो दो बल देखे, यानी बल की दिशा में अगर हमने टेक्टोनिक मूवमेंट को देखा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आपने देखा या तो कुछ चीजें ऊपर उठी जिसे हमने उत्थान कह दिया अर्थात महाद्वीपीय पठार, या फिर निमज्जन कह दिया जो कि तटीय मैदान हो गया, ठीक है। और वहीं पे कुछ चीजें आपकी अवतलन है, निमज्जन हो गई, नीचे की ओर धंस गई, जिसको हम लोगों ने कहा कि नीचे धंस गई अर्थात महाद्वीपीय बेसिन हो गया, या फिर ये समुद्र जल में विलीन हो गया जिसको जल में समाहित होने पर महाद्वीपीय मग्न तट कह दिया गया, महाद्वीपीय मग्न तट। क्लियर। अब यहाँ पे एक दूसरा बल भी लगता है, यानी बल की दिशा एक और भी है जिसको हम लोग क्षैतिज दिशा कहते हैं, जो कि पर्वत के निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पर्वत के निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको एक डायग्राम दिखाया था पहले पेज पे, और जिसमें पहले नंबर पे मैं लिखा था पर्वत के बारे में, जिसमें 3 विशेषताएं लिखी थी। क्या लिखी थी मैंने? कि एक विशेषता लिखी थी शिखर इसका नुकीला होता है, ठीक है, और ढाल इसकी तीव्र होती है। ढाल कैसी होती है? तीव्र होती है, बहुत तेजी से गिरोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी मैंने कि इसका आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। इसका आधार यानी कि चौड़ा। इट मींस कि आप किसी भी पर्वत को देखोगे तो इसका जो बेस होता है, ये वाला बेस जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बेस आपका क्या होता है? चौड़ा होता है। और ये तभी हो सकता है जब बल की दिशा कैसी होगी? क्षैतिज होगी। जब इस तरीके से क्षैतिज दिशा होगी तभी तो उसका बेस चौड़ा बनेगा, तभी तो उसका बेस चौड़ा बनेगा ना। इसीलिए पर्वत या हिमालय को आप देखोगे कई किलोमीटर में उसका बेस है, 540 किलोमीटर से भी ज्यादा, हजारों किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलता है हमारे हिमालय का। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आप देखोगे पर्वत के निर्माण 2 तरीके से होते हैं। एक पर्वत ऐसा होता है जो संपीड़न बल से तैयार होता है, एक पर्वत ऐसा होता है जो तनाव मूलक बल से तैयार होता है। दोनों में हम बताएंगे, तनाव मूलक में मुख्य रूप से घाटियां तैयार हो जाती हैं या हॉस्ट पर्वत तैयार होते हैं, लेकिन जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, जो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया था, साउथ अमेरिका में पढ़ाया, अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ाया कि एटलस एकमात्र ऐसा पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का जो नवीन मोड़दार पर्वत है, बाकी सभी घाटियों के अंतर्गत है। तो अब वहां पे आपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को देखा होगा, वर्ल्ड मैपिंग को, वो यहाँ पे कनेक्ट करवाऊंगा मैं आपसे। कैसे? कि संपीड़न बल को हम कंप्रेंशन बल कहते हैं, यानी कि आपस में टक्कर हो जाना। इसका बहुत जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक बल F1 है, एक बल F2 है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो यानी इसका मतलब हो गया संपीड़न हो गया, आपस में टकरा गए। लेकिन एक बल ऐसा है
टेंशन यानी कि तनाव, यानी कि तनाव में क्या होता है, जनरली आपस में क्या होता है, तनाव में दो लोगों के बीच में अगर कोई तनाव है, तनातनी है, तो वो दोनों आपस में दूर भागते हैं। वो उसको देखना नहीं पसंद करता, वो उसको देखना नहीं पसंद करता, दोनों मुंह घुमा लेते हैं। अर्थात F1 जो है कि ये वेस्ट की ओर भाग रहा है, F2 आपका ईस्ट की ओर भाग रहा है। तो यहां पर आप देखोगे इस पॉइंट से दोनों ही बल आगे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्वत निर्माणकारी बल, लेकिन इसके एग्जांपल्स के बारे में हम आगे चलेंगे। तो यहीं पर मैं आपको डिटेल से बता दूं कि ये आपने अभी जो पढ़ा संपीड़न बल के बारे में, यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस संपीड़न बल को अगर हम देखें यहाँ पे कंप्रेंशन बल जिसे हम कहते हैं, कंप्रेशन बल, तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, जब टक्कर होती है आपस में अगर एक गाड़ी की दूसरे गाड़ी से टक्कर होती है, तो यानी यहाँ पे जो टकराने वाले जो रेल के डिब्बे होते हैं या मोटरसाइकिल होती है, फोर व्हीलर होती है, वो सामान्यतः क्या होती है, उनके बोनट वगैरह मुड़ जाते हैं। उनके बोनट वगैरह या तो मुड़ के ऊपर निकल जाते हैं या तो मुड़ के नीचे निकल जाते हैं। अक्सर होता है ना, दो फोर व्हीलर अगर मैं कहूँ आपस में आप टकरा दीजिए, आपने देखा भी होगा रोड एक्सीडेंट में, तो यहाँ पर उनके बोनट जो होते हैं आगे को एकदम टूट जाते हैं, या फिर ऊपर की ओर निकल जाते हैं, नीचे की ओर निकल जाते हैं। अर्थात उस बोनट में क्या हो गया, मोड़ पड़ गया। और ज्योग्राफी की भाषा में मोड़ को वलन कहा जाता है। आपने कई बार अपने पीवाईक्यू सॉल्व करते समय वलन नाम का वर्ड सुना होगा। इस वलन का मतलब ही होता है मोड़। तो वलन की प्रक्रिया से अपनति और अभिनति की तैयारी होती है, यानी अपनति भी होता है और अभिनति भी होती है, और इसी से मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है, जैसे आपका हिमालय पर्वत हो गया, या एटलस पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि यानी यहाँ पर टक्कर हुई होगी और तब इनका निर्माण होता है। लेकिन एक बात और क्लिक करनी चाहिए, अगर आपने सही तरीके से स्टडी की है मेरे साथ 3 लेक्चर में, या आपने मैपिंग की क्लास को की है, तो आपको समझना चाहिए कि सर एक चीज तो समझ में आ गई कि टक्कर होने से हिमालय का पर्वत हो गया, लेकिन वो कौन कौन सी प्लेटें थी जिनके बीच में टक्कर हुई? क्योंकि हमने रॉकीज माउंटेन को देखा, या नॉर्थ अमेरिका के जितने भी वेस्टर्न एरिया में जो माउंटेन देखे, उसके तरफ तो नदी है, यानी महासागर है, प्रशांत महासागर, वहां कौन सी प्लेट थी? या साउथ की अगर हम बात करें तो हमने एंडीज पर्वत श्रृंखला देखी, जो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू के तट पे थी, तो वहां पे भी महासागर आपने देखा कि सर वहां पे भी पैसिफिक ओशन है। तो वहां कौन सी ऐसी प्लेट थी जो इससे टकरा रही थी स्थल से? तो ये भी हम आगे के लेक्चर में समझते हुए चलेंगे सारी चीजें। अभी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे लेकर चलना है। अब यहाँ पे जो अभिनति या अपनति होता है वो क्या होता है? जब प्लेट की टक्कर होती है तो कुछ चीजें ऊपर की ओर निकल जाती हैं और कुछ चीजें नीचे की ओर निकल जाती है, फिर कुछ चीजें ऊपर की ओर आती है, फिर कुछ स्ट्रक्चर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर और फिर नीचे। गाड़ी का बोनट अगर आपस में टकराएगा, दो रेलगाड़ियां आपस में टकरा जाए, या दो मोटरसाइकिल आपस में टकराए, या दो फोर व्हीलर आपस में टकराएंगी, तो कुछ इसी तरीके की डिजाइन बनेगी। कुछ का हिस्सा ऊपर निकल जाएगा, कुछ का हिस्सा नीचे निकल जाएगा। तो जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा होता है उसे हम अपनति कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपनति कह देते हैं। और जो हिस्सा नीचे की ओर आता है इस वाले पार्ट में, उसे हम अभिनति कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो सामान्यतः अपनति का उदाहरण है, और जो जम्मू कश्मीर की घाटी है वो आपका अभिनति का उदाहरण है। घाटियां कहां होती है? नीचे होती है ना, पर्वतों के बीच में होती है नीचे घाटियां, तो वो आपका अभिनति का उदाहरण है। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनति का मतलब होता है अप मतलब बाहर की ओर, और नति मतलब होता है ढाल। नति मतलब होता है ढाल, और अभि मतलब होता है अंदर की ओर, और नति मतलब होता है ढाल। यानी जो बाहर की ओर ढाल होता है उसे हम कह सकते हैं पर्वत। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ये पर्वत बन जाता है, और जिसका बेस क्या होता है? चौड़ा हो जाता है, और ये एक तरीके से पर्वत बन गया कि नहीं बन गया? और अभिनति का मतलब होता है जो घाटी अंदर की ओर होती है। अर्थात आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कि इसका बेस पतला हो गया और ये घाटी बन गई, लेकिन वहीं पे यहाँ पे फिर देखो इसका बेस चौड़ा हो गया, यहाँ पर भी बेस चौड़ा हो गया, अर्थात ये आपका क्या हो गया? माउंटेन हो गया। लेकिन घाटियों की जो है कि बेस बहुत कम होता है। तो आई थिंक आपने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला कि टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है, तो कैसे मैंने बताया था कि पर्वत का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, इस चीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या बताया, टेक्टोनिक मूवमेंट के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान वगैरह तैयार होते हैं। आपको लगेगा सर आधे घंटे से आप यहीं पे पका रहे हो। दोस्तों पकना नहीं है, चीजों को समझना है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो एक बार में कि तैयार हो जाए चीजें, फिर आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया आपको कि ये दोनों प्रकार के बल आपने देख लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में कैसे क्या क्या चीजें तैयार होती हैं, और क्षैतिज दिशा में क्या क्या चीजें तैयार होती हैं, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब हम आते हैं मोड़दार पर्वतीय वनों मतलब क्षेत्र में। जो आपका ये मोड़दार है या वलन की प्रक्रिया से जो हिमालय जैसे
तैयार हुआ मोड़दार पर्वत, तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे टाइप्स ऑफ फोल्ड, कुछ ऐसे पर्वत देखने को मिलेंगे जो टाइप्स देखने को मिलते हैं। वलन कितने प्रकार के होते हैं आप देखोगे, एक वलन तो ऐसा होता है जिसको हम सिमेट्रिकल कह सकते हैं, यानी कि सममित वलन होता है, अर्थात इस तरीके से प्लेटें टकराती हैं कि वलन की दोनों भुजाओं की लंबाइयां और ढाल एक समान होते हैं। चाहे इसकी लंबाई देख लो आप इस तरीके से, या फिर आप इसकी लंबाई देख लो, ये दोनों ही लगभग समान है। अगर ये लंबाई x है तो ये भी लंबाई x है, और इनका ढाल भी एक जैसा है, कोई तीव्र मंद नहीं है, सब एक बराबर है। इसे कहते हैं सिमेट्रिकल वलन, और ये समानता बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक दूसरा मिलेगा असिमेट्रिकल, यानी अनसिमेट्रिकल असममित वलन, जिसमें लंबाई और ढाल दोनों असमान होंगे। आप देखोगे यहाँ पे जो बीच की लाइन जा रही है ये पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये आप देखोगे इस एरिया को ज्यादा कवर कर रही है जबकि इस एरिया को कम कवर कर रही है, दोनों का ढाल अलग अलग। वहीं एक आता है मोनोक्लाइन, मोनोक्लाइन जो फोल्ड होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एक ढाल तो बहुत अच्छे से बनेगा लेकिन एक दूसरा एकदम सीधा खड़ा रहेगा, जहां पे आप 90 डिग्री की भुजा को देख सकते हो, यानी एक भुजा क्षैतिज तल पर लंबवत होती है, यानी कि क्षैतिज तल पर लंबवत है ये भुजा। वहीं एक होता है समनत वलन, यानी कि आइसोक्लाइन फोल्ड होता है जिसमें दोनों भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है किंतु क्षैतिज नहीं होती। आप देखोगे ये एक भुजा जा रही है, एक भुजा ये जा रही है, और दोनों को आगे ले जाओ, कितना भी आगे ले जाओ आप, ये एक तरीके से आपस में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कैसी हो गई, समानांतर हो गई। जैसे आप रेलवे की पटरी को देखोगे तो आपस में आप कितनी भी दूर ले जाओ, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, आपस में नहीं जुड़ेंगी, आपस में नहीं टकराएंगी, इसलिए उनको समनत यानी कि समानांतर होती है भुजाएं, लेकिन वो क्षैतिज नहीं होती। जैसे ये क्षैतिज है लेकिन वो क्षैतिज नहीं होती है। इसके बाद आप और संचलन अगर देखना चाहोगे 5th नंबर पे, तो यहां पे आता है रिकॉम्बिनेंट फोल्ड। अब आप कहोगे सर इसका कहां पे यूज है, तो इसका मैं आपको यूज आगे बताऊंगा जब माउंटेन वाले चैप्टर में आएंगे। अभी बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस वाले मूवमेंट की अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, इसकी बात करें तो ये होता है परिवलित वलन, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, अर्थात दोनों भुजाएं समानांतर और क्षैतिज भी है। आप देखो ये भुजा भी जा रही है, ये भुजा भी जा रही है, समानांतर हो गई, लेकिन ये भुजा कैसी है, ये क्षैतिज है कि नहीं है, इस बेस पे क्षैतिज है कि नहीं है। आप फिर से समझ लीजिए, ये बेस हो गया, ठीक है, और ये आपकी भुजा एक हो गई, ये क्षैतिज हो गई, लेकिन ये वाली भुजा देख लो तो ये समानांतर बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके और इसके समानांतर हो गई। आगे चलकर आप देखोगे कि इसी का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, आगे निकल जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है और वो यहां आ जाता है। अर्थात आप एक इमेजिन करो कि मैंने अगर इस तरीके से इस भुजा की बात कर रहा हूं इस तरीके से, तो अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया यानी वलन पड़ा, इसमें आपस में मोड़ पड़े, टकराहट हुई, तो ये खसक के कहां जाएगी, यहीं तो आ जाएगी, कहां जाएगी, यहां पर आ जाएगी। और ये जो पर्वत से टूट के अलग एक खंड निकल जाता है, इसको हम लोग ग्रीवा खंड कहते हैं। ग्रीवा खंड मतलब नैपे कहते हैं, जो संपीड़ित बल अधिक होने के कारण टूट कर ही विस्थापित हो जाती है। अभी तक जितने भी वलन आपने पढ़े उसमें कोई भी वलन टूटा नहीं था, बल्कि आपस में एक नई संरचना तैयार कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि ये संपीड़ित बलन अधिक होने के कारण, संपीड़ित बल यानी कंप्रेंशन, यानी कि आपस में टकरा रहे होंगे, ऐसे में कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। इस टूटे हुए हिस्से को हम नैपे या ग्रीवा खंड कह देते हैं। आई थिंक यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अभी आपने इस चीज का एग्जाम्पल देख लिया है, किसका, संपीड़न बल का देखा, जिसमें आपने कंप्रेंशन बल को देखा कि कैसे हिमालयी पर्वत बनते हैं, मोड़दार पर्वत में अपनति अभिनति क्या होती है, इसके बारे में ये एग्जाम्पल्स भी आपने देख लिए। लेकिन अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है तनाव मूलक बल, जहां पे आपको घाटियों का निर्माण दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से घाटियां निर्मित होती हैं, हॉस्ट पर्वत कैसे निर्मित होते हैं, ब्लॉक पर्वत कैसे निर्मित होते हैं। तो यहां से आप इसको जोड़ पाओगे, जो आप जर्मनी का वॉजेस पर्वत देखोगे या ब्लॉक पर्वत देखोगे या फिर भारत का सतपुड़ा पर्वत देखोगे, विंध्याचल पर्वत देखोगे, जिससे आप कह सकोगे कि हाँ सर ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है और हॉस्ट पर्वत कैसे बनता है, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो पहली चीज, मोड़दार पर्वत के लिए क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, संपीड़ित बल होना चाहिए। अर्थात संपीड़ित बल का मतलब हो गया कि जहां पे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हो। लेकिन मैं अगर कहूं कि ब्लॉक पर्वत कैसे बनेगा या हॉस्ट पर्वत कैसे बनेगा या ग्रेबन घाटी कैसे बनेगी, इसके लिए आपको तनाव मूलक बल होना चाहिए, जो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो यहां पे आप देखोगे टेंशन फोर्स की बात करें, ये सामान्यतः क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में आपको देखने को मिलेगा क्या, कि सबसे पहले आप देखोगे, हालांकि ये
पृथ्वी की आंतरिक परतों से बल लग रहा है। ये जितने भी अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हमने कोई भी बाह्य परत की बात नहीं की, क्योंकि बाह्य परत में हम लोग सामान्यतः आच्छादन की बात करेंगे, चट्टानों की बात करेंगे, आग्नेय रूपांतरित और अवसादी चट्टानों की बात करेंगे। अभी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें अंदर की परतों से जब तनाव मूलक बल लगता है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उसका फर्क या उसका जो परिणाम होता है वो हमें ऊपरी परत पे देखने को मिलता है। और तब हम स्टडी करते हैं कि जगह जगह पे कहीं कहीं पृथ्वी जो है कि फट रही है, यानी कि फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें चटकन आ रही है। लेकिन जब ये बल और ज्यादा तेजी से लगता है तो हम देखते हैं कि क्रैक्स पड़ने लगते हैं, अर्थात दरारें पड़ने लगती हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे खेत ऐसे होते हैं जो बंजर भूमि के रूप में तब्दील हो रहे होते हैं, सूखते हुए चले जाते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चटकन आती है, यानी कि लाइनिंग पड़ने लगती है, लेकिन वही लाइन क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है और हम कहते हैं कि यार इसमें तो दरार आ रही है। कहीं भी आप देख सकते हो, अपने बेड वगैरह पे देख सकते हो, लकड़ी में देख सकते हो, ऐसा फिर हम लोग कहते हैं ना कि उसमें दरारें पड़ रही हैं। और जब यही बल और भी ज्यादा हो जाता है, तनाव मूलक बल, तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी का एक हिस्सा कुछ इस तरीके से हो जाता है और एक हिस्सा कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसका एक सीधा एग्जांपल अगर मैं दूं तो रामायण में आपने एक मतलब कि एक एपिसोड देखा होगा, या रामायण में एक आपने चित्रांकन किया होगा, देखा होगा, जहां पे माता सीता की परीक्षा लेने के बाद प्रजा और भगवान श्री राम ने उन्हें अपनाया, या जो भी चीजें हैं वो XYZ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन वहां की एक स्टोरी वहां पे दिखाई गई कि माता सीता ने अपनी धरती माँ को पुकारा कि अब मैं इस पृथ्वी पर और अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती हूँ, मुझे अपने अंदर संभालो मेरी माँ, मेरी धरती माता, मुझे अपनी बेटी समझकर संभालो वहां पे। और वहां पे क्या होता है, धरती फट के दो हिस्से में हो जाती है, धरती फट के क्या होती है, दो हिस्से में हो जाती है। और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि माता सीता उसमें समा जाती हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसी तरीके से जब पृथ्वी भी दो टुकड़ों में अलग हो जाती है, तो ये अंतर्जनित बल जो होता है ना, आंतरिक परतों में जो तनाव मूलक बल लगता है, तो हम कहते हैं कि ये जो गैप देखने को मिल रहा है, ये जो गैप देखने को मिल रहा है जिसपे मैं ग्रीन कलर की लाइन चला रहा हूं, ये गैप ही भ्रंशन हो जाता है, अर्थात यहाँ पे टूटने की प्रक्रिया हो जाती है। और ये टूटने की प्रक्रिया तनाव मूलक बल से होती है। तो तनाव मूलक बल ने पहला स्टेप क्या अपनाया कि भाई पहले दरारें पड़ी। ऐसा तो नहीं है ना कि पृथ्वी इतनी पतली है कि बस एक झटका लगा और पृथ्वी टूट के दो टुकड़ों में हो गई, इतना आसान तो है नहीं। तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्चर देखने को मिला, जगह जगह पे चटकन देखने को मिली। लेकिन जब दोबारा तनाव मूलक बल लगा, दोबारा तो क्रैक्स हो गई, पृथ्वी क्रैक्स हो गई। लेकिन एक बार और जब तनाव मूलक बल दोबारा तेजी से लगा, तो यहाँ पे भ्रंशन हो गया, जिसे हम लोग फॉल्टिंग कह देते हैं, यानी कि टूटने की प्रक्रिया हो गई और ये तनाव मूलक बल हो गया। तो ध्यान देना कि ब्लॉक पर्वत के साथ हमेशा भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत के साथ, क्योंकि जिस प्रकार से मोड़दार पर्वतों के साथ आपको घाटियों का निर्माण भी देखने को मिला, जैसे यहाँ पे ये मोड़दार पर्वत है और यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर की घाटी देखने को मिलती है, अभिनति वाला एरिया, यानी अपनति और अभिनति एक साथ देखने को मिल रहा है मोड़दार पर्वत में, नवीन मोड़दार पर्वत है। उसी तरीके से तनाव मूलक बल से एक तरफ ब्लॉक पर्वत बनता है और एक तरफ भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों सतपुड़ा को, अगर मैं कहूं भारत में सतपुड़ा क्या है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसके उत्तर साइड में घाटी में नर्मदा नदी बहती है और इसके दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी, क्योंकि ये भी तो एक घाटी में ही है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा होगा इसको, और नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आपको घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया था कि एक तरफ आपको सतपुड़ा देखने को मिलती है, और सतपुड़ा अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे भी कर सकते हो या किसी बुक से भी देख सकते हो कि ये एक ब्लॉक पर्वत है। और अभी मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि ब्लॉक पर्वत खुद कह रहा है कि भाई मेरे साथ एक भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है, इसीलिए ऊपर नर्मदा नदी बहती है आपके ब्लॉक पर्वत में, सॉरी घाटी में, और दूसरी नीचे साइड में बहती है ताप्ती नदी। ये भी क्या है, एक रिफ्ट वैली है, अर्थात की भ्रंश घाटी है। तो यहां से आपने देखा कि किस प्रकार से ब्लॉक पर्वत के साथ भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अगर सतपुड़ा अगर ब्लॉक पर्वत है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके दोनों तरफ ही घाटी बनेगी। और आइए अब हम इसको और समझ लेते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्थल खंड है, ध्यान देना स्थल खंड, ये एक एरिया है जिसमें ए है, बी है, सी है, ये तीन पार्ट हो गए, हमने कुछ डिजाइन कर दिया इस तरीके से। अचानक से क्या हुआ, जब पृथ्वी फटी, यानी ए वाला हिस्सा और सी वाले हिस्से में जब तनाव पड़ा, तो ये बी वाला हिस्सा नीचे गिर गया। आप इमेजिन कर पा रहे होगे, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को आप बेहतर समझोगे। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इमेजिनेशन के अंतर्गत आपको ये ज्योग्राफी समझा सकूं, क्योंकि भूगोल का मतलब दोस्तों होता ही है कि आप जो महसूस कर रहे हो, जो आप इमेजिन कर पा रहे हो, वही चीजें आप समझ पाओगे। तो भूगोल का तो यही बेस होता है। तो यहां पर आप देखो कि अगर ए वाला हिस्सा इधर तनाव ले ले और सी वाला हिस्सा इधर तनाव में खसक जाए, तो ये बी वाला हिस्सा क्या होगा, ये दोनों से ही अलग हो जाएगा और ये बी वाला हिस्सा नीचे गिर जाएगा।
जाएगा। और जैसे ये नीचे गिरेगा तो आप देखोगे कि ए वाला हिस्सा जो ऊपर उठा रह गया ये ब्लॉक पर्वत बन गया, क्योंकि इसके साइड में ही आपको बी क्या देखने को मिलती है, भ्रंश घाटी देखने को मिलती है। और आप इसको मान सकते हो कि अगर ये सतपुड़ा होगी, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे नर्मदा नदी बहेगी कि नहीं बहेगी, घाटी में नर्मदा नदी बहेगी ना, बिल्कुल बहेगी। और इसी तरीके से ये सी वाला भी क्या हो गया, एक ब्लॉक पर्वत हो गया। और इसके बगल में भी क्या है, ये आपको घाटी देखने को मिल गई बी वाला। तो समझ में आया कि ए बी सी कैसे जो है कि डिस्ट्रॉय हुआ। और इसके तट के किनारे जो ये ब्लॉक पर्वत है, इस ब्लॉक पर्वत के तट के किनारे ये जो मतलब ब्लॉक पर्वत के किनारों पे ये जो छोर होगा, दीवार जिसे हम कहेंगे, ये भ्रंश तल कहलाएगा, क्योंकि ये भ्रंश तल है और नीचे जाके भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी जो कि धंसा हुआ होता है। क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ये केस हो गया। अगर मान लो कोई एक ऐसा केस होता कि बीच वाला हिस्सा उठा रह जाता, बी वाला अपनी जगह रहता और ए और सी गिर जाता, या दूसरी भाषा में कहें कि बी वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता। भाई ए और सी जो है कि एक साथ तो नहीं गिरेंगे ना, ए गिरेगा सी गिरेगा, ये जरूरी तो है नहीं, दोस्त तो है नहीं कि नहीं भाई ऐसा करते हैं हम दोनों नीचे गिर जाते बी ऊपर लटक जाए, ऐसा तो होगा नहीं, कोई एक हिस्सा ही तो गिरेगा। तो इससे बेहतर हम ये मान सकते हैं कि बी वाला हिस्सा अपनी जगह से ऊपर उठ गया, बी वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। और ऊपर उठने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ जो है कि आपको क्या देखने को मिली, घाटी देखने को मिली, जिस घाटी को हम ग्रैबन कहते हैं। और इसे हम उठे हुए हिस्से को हम हॉस्ट पर्वत भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, हॉस्ट पर्वत भी। अब यहाँ पे कुछ विद्वान या कुछ किताबें जो है कि सतपुड़ा पर्वत को हॉस्ट पर्वत के रूप में भी मानने लगती हैं। क्यों मानने लगती है, क्योंकि वो कहती है भाई एक तरफ सी घाटी है, यानी जहां पे नर्मदा नदी बहती है, और दूसरी तरफ एक ताप्ती नदी है जो कि ये भी घाटी में बहती है, इसलिए कुछ लोग हॉस्ट पर्वत भी कह देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सतपुड़ा आपको ब्लॉक पर्वत मानना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जो है कि बहती है, ये समझ में आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इधर आपको विंध्यन पर्वत श्रृंखला देखने को मिली। भाई विंध्यन और सतपुड़ा दोनों ही एक तरीके से ब्लॉक पर्वत है, और उनके बीच में आपको नर्मदा नदी बहती हुई दिखेगी। ताप्ती का ये कारण बिल्कुल नहीं बनता कि हॉस्ट पर्वत के दोनों तरफ आपको नर्मदा और ताप्ती देखने को मिले। ताप्ती का कारण बल्कि ये बनेगा कि जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार की वजह से वहां पे जो है कि ताप्ती नदी का बहाव देखने को मिलता है, न कि सतपुड़ा की वजह से। बल्कि सतपुड़ा और विंध्यन, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होगे, तो सतपुड़ा नीचे हो गई, विंध्यन ऊपर हो गई, और इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है घाटियों में। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं सर, हमने देखा कि सतपुड़ा के इधर बहती है नर्मदा घाटी में और इधर बहती है ताप्ती घाटी में, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से उसका कॉन्टैक्ट होता है ताप्ती का, ये सतपुड़ा के कनेक्टिविटी से नहीं होता। तो इसलिए सतपुड़ा को हॉस्ट नहीं बल्कि ब्लॉक पर्वत मानना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ यहाँ पे प्रूफ कर दिया, मतलब एग्जांपल के साथ, और चीजें आपको समझ में आ गई। अब जरा फिर से मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था, तो आइए अब हम जरा यहां पर चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने अर्थ मूवमेंट में आपको बताया था कि हम पृथ्वी की आंतरिक परतों का बल पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी कि कम तीव्रता, अधिक तीव्रता, फिर उस अधिक तीव्रता के बाद मैंने आपको पटल विरूपण बताया, इसमें विवर्तनिकी संचलन बताया, जिसमें ऊर्ध्वाधर दिशा बताई और क्षैतिज दिशा बता दी, फिर उसमें आपको मैंने उसमें भी संपीड़न बल बताया, तनाव मूलक बल बता दिया। ये सारी चीजें आपने पृथ्वी की आंतरिक परतों में पढ़ लिया। लेकिन एक पार्ट छूट रहा है हमारा अर्थ मूवमेंट में, याद होना चाहिए, वो ये वाला छूट रहा है, पृथ्वी की बाह्य परतों में जो बल लगता है, यानी कि एक्सोजेनेटिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, बाह्य परतों में लगने वाले बल। तो अब हम इसी को स्टडी करेंगे, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, बहिर्जनित या भू संचलन, जिसे हम कहें बहिर्जनित भू संचलन, या दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट इसे हम कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग ये चीजें जो है कि जरूर अपने मैप में देखिएगा, इंडियन मैप में आप ओपन करिएगा, और सतपुड़ा को देखना, विंध्यन को देखना, उनके बीच में नर्मदा बहती हुई दिखेगी, और सतपुड़ा के दक्षिण में आपको ताप्ती नदी बहते हुए दिखेगी। तो सतपुड़ा को अब आप ब्लॉक पर्वत ही मानिएगा, हॉस्ट पर्वत मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ताप्ती का कनेक्शन सतपुड़ा से न होके किसी और रीजन से, यानी प्रायद्वीपीय पठार से। तो अब हम चलते हैं अर्थ मूवमेंट में, एक एक्सोजेनेटिक की बात करेंगे, यानी बाहरी तरीके से कौन से प्रभाव लगते हैं। तो देखो, बाहर से जो बल लगता है उसे हम लोग डेनुडेशन कहते हैं, यानी अनाच्छादन की प्रक्रिया इसे कहा जाता है। अनाच्छादन का मतलब होता है किसी चीज में जो है कि टूटना, किसी चीज में जो है कि विखंडन होना, किसी चीज का विघटन होना, उसे हम अनाच्छादन कहते हैं। ये सामान्यतः 3 प्रकार से होते हैं। आप देखोगे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, आज आपको जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो इससे पहले और भी बेहतर स्थिति में था। धीरे धीरे हवाओं के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, चक्रवातों के माध्यम से उनमें बार बार दरारें लाई गई, उसे बार बार विघटित किया गया। या आज आपको जो पर्वत देखने को मिल रहा है वो हो सकता है भविष्य में ना देखने को मिले। आपने एक चीज पढ़ी होगी हमेशा कि अरावली पर्वत एक तरीके का कैसा पर्वत है। आप अरावली पर्वत को पढ़ते होगे ना कि
गुजरात के दीपालपुर से निकलते हुए दिल्ली के महरौली तक जाता है भाई। लेकिन ये पूरी तरीके से एक पर्वत नहीं रह गया, क्योंकि ये एक तरीके से घर्षित पर्वत हो गया है, या यूं कहें कि रेजिड्यूसरी। रेजिड्यूसरी का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। क्यों कहते हैं भाई अरावली को, हम क्यों कहते हैं? देखो, अब मैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां पे मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हुए चलूंगा, ताकि आपकी इंडियन ज्योग्राफी के प्रति भी समझ और विकसित हो सके। और इस पे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना अधिक से अधिक आप लाइव करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाने में। और मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूं कि इन नोट्स के माध्यम से आपकी बेसिक समझ, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की लेवल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और फिर आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, जब मैं मॉडल आंसर कराऊंगा आपको, तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की क्लास कोई नहीं करा रहा है। पूरे यूट्यूब पर आप छान लो, मेंस की इस तरीके की क्लास कोई नहीं करा रहा। पूरे मोटे मोटे पोथी पत्रा दे देते हैं, जबकि लिखना में 150 वर्ड में होता है। लेकिन उस 150 वर्ड को कैसे लिखें, उसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस क्लास से बहुत अच्छे से मिलेगी। अगर आप लोगों ने दोनों क्लास नहीं देखी तो पहले उसे भी देखो। फिर इस तरीके से और भी नए सब्जेक्ट्स में लेके आऊंगा, जिसमें इकोनॉमिक्स में जैसे बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि सर हम कैसे लिखें, कैसे उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें प्रीलिम्स में, मेंस में, वो भी डर पूरा मैं निकालूंगा। ये पूरा कॉन्फिडेंस है मेरा, ठीक है। मेरे को पूरा भरोसा है इस नोट्स पे, और आपको भी भरोसा आ जाएगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने बात की थी अभी अरावली के बारे में, ठीक है। अरावली के बारे में हम क्यों उसे घर्षित कहते हैं? क्योंकि अब वो पर्वत हमें देखने को नहीं मिलता उस अवस्था में जिस अवस्था में वो हजारों करोड़ों साल पहले हुआ करता था। आज हमें हिमालय जो देखने को मिल रहा है, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर है। यूं ही अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो हो सकता है ग्लेशियर पिघल जाए और हिमालय की जो चट्टानें हैं वो अब देखने को ना मिले हजारों करोड़ों वर्षों बाद, क्योंकि उसमें वायु का प्रभाव पड़ेगा, चक्रवात का पड़ेगा, जेट स्ट्रीम का पड़ेगा, पवन का पड़ेगा, पानी का पड़ेगा, सबका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उस मिट्टी में अपरदन होगा, कटाव होगा, उस पर्वत में कटाव होगा। तो इसी को हम कहते हैं अनाच्छादन, इट मीन्स की डेनुडेशन। और इसमें 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। एक होता है अपक्षयन, जिसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं, अर्थात मौसम में परिवर्तन के कारण स्थैतिक क्रिया हो जाती है। अर्थात मौसम में परिवर्तन के कारण जो है कि जब अपक्षयन होता है किसी भी चट्टान में, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान आपको पठार देखने को मिल रहा है, पर्वत देखने को मिल रहा है, इसमें जो परिवर्तन होता है तो ये एक तरीके से चट्टानी संरचना कैसी हो जाती है, असंगठित हो जाती है। अर्थात उसके कण वगैरह टूट जाते हैं, उसके बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जाओ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, वहां आप देखोगे कि कभी कभी बहुत तेज बारिश होती है, बादल फट जाते हैं, बहुत ही तेज बारिश होती है बौछार की तरह, जिससे क्या होता है बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े गिर जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत की जो है कि चट्टानें टूट जाती हैं। यानी उसमें कहीं ना कहीं भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और एक ही जगह पर हुआ, मतलब उसी जगह पर रुक के ही हुआ है, उसमें कोई और परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात वो स्थैतिक हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं इरोजन की बात करूं, इरोजन का मतलब होता है अपरदन। क्या होता है? अपरदन। यानी अपरदन के कारकों द्वारा स्थानांतरण में जो होता है, स्थानांतरण, इसी को हम कहते हैं, जिसको हम विघटन या वियोजन कहते हैं। हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि गंगा नदी के द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं वहां की मृदा को। इसलिए गंगा के मैदानों में आपको जूट की खेती देखने को मिलती है, गेहूं की खेती देखने को मिलती है, चावल की खेती देखने को मिलती है, और बहुत सारी खाद्यान्न सामग्रियों की खेती देखने को मिलती है। क्योंकि गंगा नदी अपने पानी के बहाव से बहुत सारी चट्टानों को काटते हुए लेकर आती, बहुत सारी जो है कि चट्टानों को विघटित करते हुए लेकर आती, बहुत सारे खनिजों को लेकर आती है, जिससे कहीं ना कहीं अपरदन हो रहा है, और उसमें स्थानांतरण अपरदन हो रहा है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है वो। तीसरा होता है बृहद क्षरण, जिसको हम लोग मास वेस्टिंग कहते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण असंगठित चट्टानों का पर्वत से शिखर में, घाटी में तब्दील होना। जैसे अगर आप देखोगे, अभी मैं इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं इनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा। हालांकि अब यहाँ पे एक बार दोबारा मैं यहाँ पे समझाता हूँ बहिर्जनित में कि अपक्षयन में क्या होता है, मौसम में परिवर्तन के कारण स्थैतिक क्रिया होती है, अर्थात चट्टानी संरचना असंगठित होकर अवसादों में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? अवसादों में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस पीडीएफ में मैंने कलर वाइज मेंशन किया है कि कौन ब्लैक कलर से है, कौन रेड कलर से, क्योंकि ये तीनों ही चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बहुत आसानी से समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से समझोगे तब। तो यहाँ पे देखो अपक्षयन, वेदरिंग में क्या हो रहा है, चट्टानी संरचना असंगठित हो रही है और अवसादों में कन्वर्ट हो रही है। वहीं अपरदन के माध्यम से क्या हो रहा है कि स्थानांतरण समय हो रहा है, अर्थात स्थानांतरण के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसी तरीके से
जो अपर्दन वाला ये भी विघटन और वियोजन को भी अपर्दन ही कहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि वृहद जो क्षरण होता है, मास वेस्टिंग, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिसमें असंगठित चट्टानों का पर्वत शिखर से घाटियों में गिरना होता है, यानी स्थानांतरण के समय। अपर्दन क्रिया को हम वृहद क्षरण कहते हैं, जैसे कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड अगर हम कह सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय वगैरह में, या उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर के ऊंचे ऊंचे पर्वत से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं अचानक से। तो वो कैसे गिरते हैं? कोई व्यक्ति वहां पे क्या धक्का लगा रहा था? आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति धक्का लगा रहा होगा? नहीं लगा रहा होगा ना, बल्कि पृथ्वी अंदर से एक बल लगाती है, और वो बल गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में होता है कि वो सारे के सारे जो ऊपर के पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो क्या होते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींचा जाता है, और वो धीरे धीरे करके बहुत तेजी से नीचे आ जाते हैं। जिससे ये भी होता है कि कई बार अगर उन पत्थरों के नीचे अगर कोई गाड़ी आ जाती है, कोई मानव आ जाता है, तो मर भी जाता है। ऐसा देखा होगा आपने। अब यहाँ पे इन तीनों की एक एक विशेषता मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझना। अपक्षयन की बात करूंगा, अपर्दन की बात करूंगा, वृहद क्षरण की बात करूंगा। अब देखो, ये दूसरे पेज पे आ रहा हूं, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि इस वाले पार्ट में मैं किसकी बात करूंगा, अपक्षयन की बात करूंगा, इस वाले पार्ट में, इधर साइड में। यहां पे बात करूंगा अपर्दन की बात करूंगा, इधर ये बात करूंगा वृहद क्षरण की। अब यहां पर इन तीनों की अगर मैं विशेषता की बात करूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे अपक्षयन की, वेदरिंग की बात करूं, तो वेदरिंग में जब अवसादों में परिवर्तन होता है, अर्थात कि एक इन शॉर्ट में अगर बताना चाहूं, तो चट्टानों में मौसम परिवर्तन की वजह से विघटन भी होता है और वियोजन भी होता है। विघटन एक भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि वियोजन एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जिसके रसायन भी परिवर्तित होते हैं। और यही चट्टानें जब असंगठित हो जाती है, ध्यान से समझना, जब यही चट्टानें असंगठित हो जाती हैं, अर्थात उसमें बहुत सारे कण छोटे छोटे तैयार हो जाते हैं। वो कौन कौन से कण होते हैं जिसमें विघटन और वियोजन होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो ये चट्टानें असंगठित हो जाती हैं मौसम के परिवर्तन से। तो आप देखोगे कि जब ये चट्टानें टूटती हैं, तो बड़े से छोटा, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे ऐसे करते करते अलग अलग टुकड़ों में ये टूटती जाती है। तो सबसे बड़ा बाउल्डर होता है, यानी कि गोलास्म होता है, फिर उससे छोटा आपको बजरी मिलेगी, ग्रेवल, फिर उससे छोटा रेत यानी सैंड होता है, उससे छोटा सिल्ट होता है, और उससे भी छोटा चीका यानी क्ले होता है, फिर उससे छोटा पंक यानी कि गाद यानी मड होता है। यानी छोटे होते हुए जा रहे हैं कण। और ध्यान देना कि यहीं से मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे चट्टान से मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उसमें कितनी बड़ी भूमिका है मौसम के परिवर्तन की, और किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक बल की बाह्य बल की जो प्रक्रिया है, इसकी अगर हम बात करें, तो आप देखो कि रेत, सिल्ट और चीका, इन तीनों के निर्माण से ही सॉइल यानी कि मृदा का निर्माण होता है। और ये चट्टान के अवसाद है, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, यानी कि चट्टान के टुकड़े हैं। ये सारे के सारे चट्टानों के टुकड़े हैं जो कि सेडिमेंट्स हैं, और इनमें से ये जो तीन इंपॉर्टेंट है, जो सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इससे ही मृदा का निर्माण होता है। तो यहां तक आपने देख लिया कि वेदरिंग यानी अपक्षयन का क्या रोल था। अब सेकंड हम पढ़ेंगे अपर्दन। अपर्दन मतलब इरोजन का क्या रोल होगा। तो आप देखोगे ये तो एक ही जगह पे हो रही है, लेकिन ये स्थानांतरित हो रही है, यानी कि पवनों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यानी इसकी विशेषता अगर आप देखोगे, तो मान लेते हैं, अगर आप इसकी विशेषता देखना चाहोगे, तो यहां पर आप पढ़ो कि जैसे मान लो कि यहां पे बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े हैं। जी हाँ, यही वाले टुकड़े जो अवसादों, मतलब कि जो अपक्षयन हुआ है, वेदरिंग। तो यहाँ पे इन टुकड़ों में क्या होता है, जब अवसादों का स्थानांतरण होता है, तो इस समय विघटन भी होता है और वियोजन भी होता है, जिसे अपर्दन कहते हैं। लेकिन ये स्थानांतरण होता कैसे है, अपर्दन के कारक कौन कौन से होते हैं? तो पहली चीज, अपर्दन किससे होता है? बहते हुए जल से। यानी नदी जब किसी पर्वत या पठार से टकराते हुए जाती है, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे उसके कण निकलते जाते हैं, और यही नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, जिससे हम कहते हैं नदी अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स और खनिज लेकर आती है। क्योंकि चट्टानों में आपको फास्फोरस भी मिलता है, चट्टानों में आपको नाइट्रोजन भी मिलती है, चट्टानों में आपको बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। इसी तरीके से वायु के क्षैतिज प्रवाह के माध्यम से, यानी पवन से, आप देखोगे आंधी तूफान चलता है, तो एक जगह से सामान जो है कि उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है आंधी तूफान से। या हिमनद, अगर आप देखोगे ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, या सागर की तरंगे हैं, जैसे समुद्र में सागर आया और तट के किनारे आता, फिर तट के किनारे जितना भी कचरा वगैरह होता है उसको समाहित करते समुद्र में वापस पहुंचा देता है। अर्थात ये सभी ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे अपर्दन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है। और इस तरीके के स्थानांतरण को अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आप यहां पर देख पाओगे
कि लुढ़क कर भी होता है, यानी कि स्लंपिंग जिसे कहते हैं कुछ इस तरीके से, अवसाद इस तरीके से, स्खलन भी होते हैं यानी कि स्लाइडिंग भी होते हैं, और गिरना यानी कि फॉल भी होता है, जो कि इस तरीके से अचानक से गिर गया और इसमें सबसे अधिक चोट लगती है। और एक होता है फ्लो यानी कि बहकर चले जाना, जो नदियों वगैरह के साथ बहकर चले जाता है। ठीक है, अब तीसरी अगर हम बात करेंगे मास वेदरिंग की, तो मैंने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण असंगठित चट्टानों का पर्वत से शिखर घाटी की ओर गिरना, जैसे भूस्खलन होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो कंकड़ हैं, पत्थर हैं, हालांकि यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं, असल में बहुत बड़े होते हैं। अचानक से यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ये एरो का निशान आपको देख के समझ में आएगा कि नीचे की ओर है। गुरुत्वाकर्षण बल के समय इनका अपर्दन होता है और ये बहुत तेजी से गिरते हैं, बृहद क्षण, यानी अवसादों का यहाँ पर भी स्थानांतरण हो रहा है। तो इसकी कुछ खास विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो आपने ये देखा, क्या देखा कि आप देखोगे गत्यात्मक क्रिया यानी कि दोनों में समान है। किसमें? आप अगर गौर से समझोगे तो इस एरो को अगर आप देखोगे, जो ये जो एरो है इरोजन, इसको ही इंडिकेट कर रहा है, और ये मास वेदरिंग है, ये भी इसको इंडिकेट कर रहा है। यानी ये दोनों प्रक्रियाएं कैसी हैं? गत्यात्मक है, दोनों में समान हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यानी यहां पर भी अवसाद एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है और यहाँ पे भी जो इस वाले पॉइंट में था, जो छोटे छोटे अवसाद थे नदियों से, वायु से, पवन से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों में क्या हो रही है? कैसी क्रिया देखने को मिली? गत्यात्मक क्रिया देखने को मिली, गतिशील क्रिया। लेकिन अगर मैं कहूं इन तीनों में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि चट्टानों का विघटन भी हो रहा है, चट्टानों का वियोजन भी हो रहा है, और ये प्रक्रिया तीनों में ही समान रूप से है। अब यहां पे मैं कंक्लूजन के रूप में अगर देखना चाहूं आपके लिए, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा? वो कंक्लूजन कुछ ये होगा कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के कारण अंतर्जनित भू संचलन एक रचनात्मक संचलन कहलाता है। यानी कि अभी तक जो हमने पर्वत को देखा, पठार को देखा, जिसमें हम लोगों ने तटीय मैदान को देखा और पठारों को देखा, महाद्वीपीय पठार या फिर महाद्वीपीय मग्न तट को देखा, जो हमने अभिनति अपनति देखा, घाटी पर्वत का निर्माण देखा, ब्लॉक पर्वत देखा, ये सारे के सारे जो हमने देखे, तो ये सभी आंतरिक बल से थे, यानी अंतर्जनित एंडोजेनेटिक फोर्स से थे, और इसे हम रचनात्मक संचलन भी कहते हैं। यानी कि कुछ नई चीजों की रचना हो रही है, पृथ्वी पर पठार बन रहे हैं, पर्वत बन रहे हैं, नदी घाटी बन रही है, रिफ्ट वैली बन रहे हैं, ब्लॉक पर्वत बन रहे हैं, हॉस्ट पर्वत बन रहे हैं, घाटियां बन रही, ग्रैबन बन रही हैं। ये सभी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आपके एंडोजेनेटिक फोर्स हो रहा है, आंतरिक बल से हो रहा है, और ये रचनात्मक हो रही है, नई क्रिएटिव बन रही है, क्रिएशन हो रहा है। लेकिन वहीं अनाच्छादन जो कि बाहरी बल है, जो कि पृथ्वी की बाह्य परतों पे लगता है, तो इसमें विघटन हो रहा है। कोई नई चीज यानी कोई चट्टान थी वो टूट रही है, विखंडित हो रही है, वियोजन हो रही है, और इससे स्थल स्वरूपों का विनाश हो रहा है। आज जो हम अरावली पर्वत को नहीं देख पा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अनाच्छादन की प्रक्रिया ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और इसने क्या किया? अरावली पर्वत का विनाश कर दिया। और ऐसे में बहिर्जनित संचलन इसके लिए उत्तरदायी है, जो कि विनाशात्मक संचलन है। और यही यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के माध्यम से विनाशात्मक संचलन होता है, पृथ्वी की बाह्य परतों के माध्यम से या बाह्य परतों पर लगने वाले बल के माध्यम से रचनात्मक संचलन होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा सर पृथ्वी की आंतरिक परतों से तो भूकंप भी होता है और भूकंप से विनाश होता है, तो आप यहाँ पे गलत कर जाओगे। पृथ्वी की आंतरिक परतों से विनाश नहीं होता, बल्कि पर्वत, पठार, नदी, घाटी, ग्रैबन, हॉस्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, महासागरों में कटक का निर्माण होता है। ये सारी चीजें पृथ्वी के आंतरिक बल से होती है, एंडोजेनेटिक फोर्स से होती है। लेकिन बाह्य जो बल होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है, इसके माध्यम से आपने ये देखा कि ये विनाशात्मक होता है, जो कहीं ना कहीं चट्टानों में विघटन करता है, वियोजन करता है। नदी, घाटी, पर्वत, जो नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, जो हिमनद हो गए, ग्लेशियर हो गए, पवन हो गई, वायु हो गई, आंधी तूफान, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है और ये विनाश करती हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। और अब हम यहां पे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि चीजें आपको धीरे धीरे समझनी है। और आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत लंबा जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जब आप बेसिकली आप देखो, जियोमॉर्फोलॉजी में आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो, जिस पृथ्वी पे आप पानी का प्रयोग कर रहे हो, उस पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य दोनों संरचनाओं को आपको समझना जरूरी होगा, जिससे आप फिर इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी एक्टिविटी करोगे, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कुछ भी आप एक्टिविटी करोगे, उसमें आपका इनका योगदान मिलेगा। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो चुकी होगी, तो आप चीजों को एक नए नजरिए और नए दृष्टिकोण से सीख पाओगे कि हाँ, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किस चीज की डिमांड करती है। रटने का पैटर्न नहीं है, पहले आपको समझना होगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी चट्टानों से संबंधित, जिसमें हम आग्नेय चट्टान को समझेंगे, अवसादी चट्टानों को समझेंगे, और कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टानों को समझेंगे, जहां पे आप इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इनके प्रोसीजर को समझेंगे। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, कैसे
कि मैग्मा कहाँ पे ज़्यादा होगा, सिलिका कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, क्रिस्टल क्या होते हैं और किस प्रकार से ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, अवसाद कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे, और लास्ट में एक स्ट्रक्चर भी आपको जो सेल साइकिल होता है, ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ पसंद आ रही हो तो आप इसे बाई कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे बस मैसेज करना होगा। वहां से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी मैसेज के थ्रू, और आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। और हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं, कुछ के मॉडल आंसर भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।